Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the procedure for issue of debentures. मतलब जब कंपनी को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो ये जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं या क्या क्या प्रोसीजर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले डिबेंचर इशू करते समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है जिसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और जिसके अंदर कुछ प्लानिंग किए जाते हैं और रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। तो किन किन चीजों के बारे में प्लानिंग या डिस्कशन किया जाता है, तो सबसे पहले है कितने अमाउंट के डिबेंचर इशू करने हैं। मतलब डिबेंचर इशू करके कितना कैपिटल रेस करना है, वो अमाउंट यहाँ पे डिस्कस की जाती है और रिजोल्यूशन पास किया जाता है। प्लस कौन से टाइप के डिबेंचर इशू करने हैं। तो हम लोगों ने देखा था प्रोविजंस के अंदर कि टोटल 5 टाइप के डिबेंचर्स कंपनियां इशू कर सकती है, तो उसमें से कौन सा यहाँ पे कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है, इस चीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है बोर्ड मीटिंग के अंदर। दूसरा, प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर जो होता है, ये 3 अलग अलग चीजें हैं इनका अप्रूवल लेने के लिए ना। ये 3 अलग अलग चीजें क्या है, तो प्रोस्पेक्टस जो होता है जब कंपनी डिबेंचर पब्लिक को इशू करती है तभी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। जब कंपनी डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, मतलब पब्लिक को नहीं बेचती है, प्राइवेटली किसी को वो डिबेंचर्स देती है, तो अभी ऑफर लेटर इशू करना पड़ता है उनको जिनको डिबेंचर देने वाले हो। फिर बाद में लेटर ऑफ ऑफर जो होता है वो जब कंपनी राइट इशू करती है तभी इशू करना पड़ता है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग लोगों को ये 3 डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं, उनका अप्रूवल करना पड़ता है। अप्रूवल करना मतलब कि उनका कंटेंट वगैरह चेक किया जाता है कि उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब चीजें सही है कि नहीं, तो उसका अप्रूवल लिया जाता है। देन डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है, उसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। नाउ डिबेंचर ट्रस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू करती है, और डिबेंचर ट्रस्टीज जो होते हैं वो डिबेंचर होल्डर को गारंटी देते हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में और उनके कैपिटल के बारे में कि उनका पैसा कहीं पे भी डूबेगा नहीं। डिबेंचर ट्रस्टीज यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है और उनका कंसेंट लेना पड़ता है या उनके साथ एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, वो भी रिटर्न फॉर्म में। ओके, तो उसके बारे में अप्रूवल यहाँ पे लिया जाता है। देन चार्ज और असेट क्रिएट किया जाता है। चार्ज और असेट का, चार्ज का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज रखना या गिरवी रखना। नाउ कभी भी जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो किसी ना किसी असेट को यहाँ पे चार्ज या मॉर्गेज किया जाता है, गिरवी रखा जाता है। तो उसके लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथोराइज करने के लिए ये बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया जाता है। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। ये मीटिंग जो होती है उसको ईजीएम बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही सर्कमस्टेंस में या एक ही केस में कन्वीन की जाती है या बुलाई जाती है, वो है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोरोइंग पावर इंक्रीज करनी होती है ना। बोरोइंग पावर मतलब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक लिमिट दिया रहता है कि इतना पैसा आप लोग डिबेंचर के फॉर्म में पब्लिक से रेस कर सकते हो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से रेस कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर लिमिट से ज्यादा अगर सपोज पैसा बोरो करना है तो उस केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। और लास्ट में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, बिकॉज डिबेंचर का जो एप्लीकेशन मनी आएगा वो अलग अकाउंट में जाएगा, तो उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके लिए भी यहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और उसका रिजोल्यूशन पास किया जाता है। तो ये सारी चीजों का यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, उसका रिजोल्यूशन पास किया जाता है। दूसरा यहाँ पे होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको ईजीएम बोलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोरोइंग पावर इंक्रीज करना होता है तब जाके ईजीएम बुलाया जाता है, अदरवाइज ईजीएम बुलाया जाता नहीं है। और इसके अंदर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोरोइंग पावर इंक्रीज किया है उसका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसके बाद में फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अभी कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब आरओसी को सबमिट करना पड़ता है, जिसके अंदर सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन जो हम लोग ने यहाँ पे ईजीएम के अंदर पास किया था, अगर ये ईजीएम हुआ रहेगा तो ये सबमिट करना पड़ता है आरओसी को। देन प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी आरओसी को देनी पड़ती है। मतलब पहले प्रोस्पेक्टस की कॉपी हम लोग आरओसी को देंगे और बाद में फिर वो पब्लिक को इशू करेंगे, तो पहला कॉपी जो होता है वो आरओसी को जाता है। सेम लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर जो होता है उसका भी एक एक कॉपी जो होता है वो आरओसी को सबमिट करना जरूरी होता है बोर्ड मीटिंग के बाद में 30 दिन के अंदर। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बोर्ड मीटिंग के बाद में 30 दिन के अंदर आरओसी के पास सबमिट करना जरूरी होता है। उसके बाद में फिर वो आप रिस्पेक्टिव जो पर्सन रहेंगे उनको इशू कर सकते हो, पर पहले एक कॉपी जो है वो आरओसी को देनी पड़ती है। उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग करवा के देना पड़ता है ना। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर्स का एक रेटिंग होता है, वो रेटिंग को देख के पब्लिक डिसाइड करती है कि ये कंपनी के डिबेंचर्स परचेस करने चाहिए कि नहीं। जैसे कि हम लोग जब मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसका रेटिंग देखते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार मतलब मूवी बहुत अच्छी है,
1 स्टार मतलब मूवी ओके है या इतनी अच्छी नहीं है, फ्लॉप मूवी है। तो जैसे लोग स्टार्स देख के डिसाइड करते हैं कि वो मूवी कितनी अच्छी है या देखनी चाहिए कि नहीं, वैसे ही डिवेंचर्स का भी रेटिंग होता है। और डिवेंचर्स का रेटिंग जो होता है वो कौन करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, वो करती है। और ये कंपनी जो है वो एक या एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास से अपने डिवेंचर का रेटिंग करवा सकती है। ये रेटिंग जो है वो डिवेंचर होल्डर को हेल्प करता है डिवेंचर को सिलेक्ट करने के लिए या डिवेंचर को खरीदने के लिए। नो रेटिंग देखो, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे रेटिंग होता है। ट्रिपल ए मतलब ये बहुत अच्छा डिवेंचर है, बी मतलब इतना उससे अच्छा नहीं है, सी मतलब उससे भी अच्छा नहीं है, और डी मतलब अच्छे डिवेंचर्स नहीं है। तो इस तरीके से रेटिंग देख के लोगों को पता चल सकता है कि ये कंपनी के डिवेंचर जो कैसे है। अब ये रेटिंग किस बेसिस पे दिया जाता है? तो कंपनी इनका जो परफॉर्मेंस वगैरह होता है या रिकॉर्ड वगैरह होता है पूरा चेक करती है ये एजेंसीज, और उसके बाद में रेटिंग दिया जाता है कि इन लोगों ने कभी किसी का डिफॉल्ट तो नहीं किया है ना, या कंपनी में कोई फ्रॉड तो वगैरह तो नहीं होते ना। तो वो सब चीजें वो लोग एनालाइज करते हैं, और उसके बाद में ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो क्रेडिट रेटिंग देती है कंपनी को। और ये क्रेडिट रेटिंग जो भी मिला है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर, ऑफर लेटर के अंदर या लेटर ऑफ ऑफर के अंदर मेंशन करना होता है। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला, पब्लिक को ये पता चलना चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट जिनको कर रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि कंपनी का जो डिबेंचर है उसका रेटिंग क्या है करके। तो ये रेटिंग का पूरा प्रोसीजर करवाना पड़ता है। अंडर राइटर को अपॉइंट करना पड़ता है, बिकॉज अंडर राइटर जो होता है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी देता है। मतलब इन केस अगर सपोज कंपनी के 75% डिवेंचर अगर नहीं बिके, 75% मतलब कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जो मैंने आप लोगों को प्रोविजंस के अंदर बताया था। अगर उतने डिवेंचर नहीं बिके तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? वो जिन भी डिवेंचर होल्डर के पास से पैसा लिया है एप्लीकेशन का, वो उनको वापस करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है। अंडरराइटर जो होता है वो क्या करता है? कंपनी को गारंटी देता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, कि मतलब जो भी अनसोल्ड डिबेंचर्स कंपनी के रहेंगे वो डिबेंचर होल्डर, सॉरी, अंडरराइटर जो है परचेस करेगा करके। तो इस तरीके से कंपनी को अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ता है और उसके साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उसके बाद में सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, बिकॉज डिबेंचर का जो एप्लीकेशन मनी है वो करंट अकाउंट में वगैरह नहीं डिपॉजिट हो सकता है, उसके लिए सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है। और ये सेपरेट अकाउंट जो शेड्यूल बैंक में खोलना पड़ता है, जहां पे जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे कंपनी की डिबेंचर परचेस करने के लिए, तो वो बैंक में जाके क्या कर सकते हैं? वो एप्लीकेशन मनी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर जो होता है वो इशू करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पब्लिक को इशू किया जाता है जब पब्लिक को डिबेंचर बेचना होता है। ऑफर लेटर जो होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए इशू किया जाता है, जिनको भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे उनको ये ऑफर लेटर दिया जाता है। राइट इशू जिनको किया जाता है उनको लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है। तो ये तीन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। तो ये अभी इशू करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं उनको ये अलग अलग लेटर है या प्रोस्पेक्टस है वो इशू करना पड़ेगा। ये जब पब्लिक को दिया जाता है या प्राइवेट प्लेसमेंट पार्टीज को दिया जाता है तो उसके बाद में लोग क्या करते हैं? कंपनी में अप्लाई करना शुरू करते हैं। उसके अंदर फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद में एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी के जो बैंक है वहां पे जाके सबमिट करना पड़ता है ना। ये जो बैंक के डिटेल्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टस के अंदर या लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर के अंदर मेंशन किया रहता है। वहां पे जाके ये जो एप्लीकेशन मनी है वो इंटरेस्टेड जो भी एप्लीकेंट्स रहेंगे या सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनको बैंक में जाके पैसा पे करना पड़ता है। फिर जब लास्ट दिन एप्लीकेशन की खत्म होती है तो बैंक क्या करती है? सारे जो फॉर्म्स है वो कंपनी को भेज देती है। उसके बाद में कंपनी के अंदर उसका स्क्रूटिनी वगैरह होता है, जो आधे अधूरे फॉर्म्स होते हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है, और जो प्रॉपर फॉर्म्स होते हैं उसका एक लिस्ट बनाया जाता है। और लिस्ट बनने के बाद में वापस से बोर्ड मीटिंग होती है, और बोर्ड मीटिंग के अंदर जिनको भी डिबेंचर अलॉट करना है उनका अप्रूवल दिया जाता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे, बिकॉज इनके फॉर्म वगैरह सही है, इन्होंने एप्लीकेशन मनी भी पे किया है। तो जिनको जिनको डिबेंचर अलॉट करना है उनका अप्रूवल करना बोर्ड मीटिंग के लिए अंदर जरूरी होता है। उसके साथ साथ चार्ज ओवर असेट जो होता है वो भी अप्रूव करना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग को किसको डिबेंचर अलॉट करना है उनका अप्रूवल ले लिया बोर्ड मीटिंग के अंदर। उसके बाद में ये जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है वो 60 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होता है। मतलब क्या कि जिनको भी अलॉट किए हैं डिबेंचर्स उनको लेटर भेज के इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई आप लोगों को डिबेंचर मिल चुके हैं करके। ओके, तो वो 60 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट जो होता है वो 6 महीने के अंदर इशू करना पड़ता है जब से डिबेंचर अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर जब अलॉट होते हैं तो उसका लेटर भेजा जाता है डिबेंचर होल्डर को।
फिर बाद में 6 महीने के बाद में कंपनी क्या करती है, डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है और वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो होता है वो कंपनी को वापस करना पड़ता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। 6 महीना जो है डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करने के, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये अच्छे से याद रखना। और फिर फाइनली क्या होता है कि जो रजिस्टर होता है डिबेंचर होल्डर का, उसके अंदर एंट्री करनी पड़ती है सेक्रेटरी को 7 दिनों के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो अलॉटमेंट का अप्रूवल है वो आने के बाद में। ना ये रजिस्टर के अंदर उनका नाम, एड्रेस, उन्होंने कितने डिबेंचर लिए हैं या उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टेन्योर कितना है, वो सब जो होता है ये जो डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होता है उसके अंदर मेंशन किया जाता है। हाँ, पर अगर तुम्हारा डीमैट फॉर्म में अगर डिवेंचर्स रहेंगे या ऑनलाइन फॉर्म में रहेंगे तो ऐसा एंट्री करने की जरूरत होती नहीं है, बाकी सब प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। These are my URLs. Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.